नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज 15 अगस्त है, भारत की आजादी का दिन, और आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के उस सैन्य अभियान की जिसने ब्रिटिश सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। 9 जुलाई 1939 में कांग्रेस से मुक्त होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरे देश का दौरा किया, पर मन मुताबिक परिणाम न मिल पाने की वजह से सुभाष बाबू वापस बंगाल पहुंचे और नए जोश के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। आगे चलकर 3 जुलाई 1940 को अंग्रेजों ने भारत रक्षा कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहां नेताजी ने भूख हड़ताल शुरू किया, जिसकी वजह से दिसंबर 1940 में उनकी रिहाई मुमकिन हुई, लेकिन घर की निगरानी जारी रही। 16-17 जनवरी 1941 की रात एल्गिन रोड स्थित कलकत्ता निवास से सुभाष चंद्र बोस चुपके से निकले और फ्रंटियर मेल से पेशावर तक का सफर तय किया, वो भी बदले वेश में, यानी पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के बदले नाम से। फिर पेशावर से काबुल और काबुल से जर्मनी तक। दरअसल इस वक्त तक सुभाष चंद्र बोस ये बात अच्छे से समझ गए थे कि अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में फंस चुके हैं और उन पर प्रहार करने के लिए यही समय है और सही समय है। इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए बोस ने भारत की आजादी के लिए अलग अलग देशों का दौरा शुरू किया। सुभाष बाबू जर्मनी के नस्लवाद के विरोधी थे, उसके एकाधिकार कोशिशों के भी खिलाफ, पर उन्हें लगता था कि महायुद्ध में जर्मनी जीत सकता है। धुरी शक्तियों की सहायता से वे भारत की स्वतंत्रता की संभावनाओं को टटोलने लगे। हिटलर गोएबल से उनकी मुलाकात में कुछ हासिल नहीं हुआ। वहां उन्होंने आजाद हिंद रेडियो शुरू करने की अनुमति ले ली, पर रूसी शहर स्टालिनग्राद में जर्मनों की हार के बाद नाउम्मीदी बढ़ गई। तभी उम्मीद की किरण जापान की ओर से नजर आई। दरअसल 1940 तक जापान भारत की स्वतंत्रता में रुचि लेने लगा था। तभी किसी तरह जापान और सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी के माध्यम से संपर्क हुआ और वे पनडुब्बी के माध्यम से लंबा सफर तय करके मई 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां पहुंचकर नेताजी ने जापान से सहायता और बराबरी का पुख्ता यकीन हासिल किया और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व भी संभाला, जिसकी आजाद हिंद फौज को सख्त जरूरत थी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर टाउन हॉल की सभा में उन्होंने दिल्ली चलो का उद्घोष किया। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी आजाद हिंद सरकार का गठन किया। जापान ने इस सरकार को फौरन और बाद में जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने भी मान्यता दी। आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक थे। इनमें बड़ी संख्या वर्मा मलाया के जंगलों में समर्पण करने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों की थी। आजाद हिंद सरकार ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। योजना जापानी सेना के सहयोग से वर्मा से गुजरते हुए भारत के इम्फाल और फिर असम पहुंचने की थी। वर्मा के मोर्चे पर अच्छी कामयाबी मिली। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा तीव्र था। आकलन था कि इस सैन्य अभियान से उत्साहित भारतीय जनता गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुला विद्रोह करेगी। यहां सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगा। देशवासियों से कहा कि आज के दौर में आधुनिक सेना और युद्ध के बिना या अहिंसक रास्ते से आजादी नहीं मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दूर दूर तक गूंजा। इम्फाल अभियान आजाद हिंद फौज की 2 रेजिमेंट ने जापानी सेना के सहयोग से 8 मार्च 1944 को शुरू किया। 22 जून 1944 तक युद्ध जारी रहा। जापान और आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने हिम्मत नहीं हारी, फिर पीछे कतार बंदी की कोशिश की
आजाद हिंद फौज से अंग्रेज सेना का आखिरी टकराव वर्मा की पोपा पहाड़ियों में हुआ। अंग्रेजी सेनाएं भारी पड़ी। वायुसेना का अभाव, कमान की श्रृंखला टूटना, आपूर्ति में रुकावट, जापानी सेना का पूर्ण सहयोग न मिलना और मित्र राष्ट्रों की साझा भारी ताकत ने सुभाष चंद्र बोस के अद्भुत साहसिक अभियान को विफल कर दिया। अब जापानियों के समर्पण के बाद उन्होंने रूस से मदद लेने की सोची। जापानियों ने उन्हें मंचूरिया तक ले जाने की हामी भरी, पर यहां 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में नेताजी के मारे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिससे आजादी का सपना पाले लाखों भारतीयों में मायूसी फैल गई। लेकिन कथित दुर्घटना और उसमें नेताजी की मृत्यु की गुत्थी हमेशा अनसुलझी रही। अब जाहिर तौर पर आजाद हिंद फौज को युद्ध मोर्चे पर असफलता मिली, लेकिन उसने जनमोर्चे की धार तेज की, निर्णायक संघर्ष के नए कपाट खोले, भारत की ब्रिटिश सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकी और आने वाले दिन इसके गवाह बने।